वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमजीसीआई यूट्यूब चैनल पर मैं अजय पटेल बॉटनी वन शॉट लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले जो दो वन शॉट हमने डिलीवर किए उनमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी व एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस किया। बेटा ये दोनों चैप्टर नीट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे 4 से 5 क्वेश्चन नीट 2025 के पेपर में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सारे क्वेश्चन हमारे लेक्चर से ही रहेंगे, इसलिए आप उन लेक्चर्स को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लें। आज हम इस सीरीज में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बेटा ये जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर से नीट 2025 में लगभग आप समझ लें 3 to 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है जो 50-55 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहें और नीट 2025 के लिए अपने 3 से 4 क्वेश्चन को बिल्कुल कंक्रीट लेवल पर तैयार कर लें। बहुत स्ट्रांगली उन क्वेश्चंस को तैयार आप कर लें। बेटा इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब ये माइक्रोब्स वाला चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला जो लेक्चर लेकर आएंगे उसमें प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहले इन चैप्टर्स की सीरीज हम बनाएंगे, देन उसके बाद पुनः हम 12th के चैप्टर्स पर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा जैसे ही हमारे सामने एक शब्द आता है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और उसमें भी एक सिंगल शब्द यदि हम देखें सूक्ष्मजीव, तो माइक्रोब्स शब्द सुनते से ही हमारे दिमाग में आता है कि सूक्ष्मजीव तो हानिकारक होते हैं। सूक्ष्मजीव तो हानिकारक होते हैं, इनसे तो बहुत सारे रोग होते हैं, इनसे तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं जो मनुष्य को प्रॉब्लम में डालती हैं। लेकिन वास्तव में बेटा ऐसा नहीं है। सूक्ष्मजीव हानिकारक भी हैं और अनेकों सूक्ष्मजीव ऐसे हैं और सूक्ष्मजीवों की अनेकों क्रियाएं ऐसी हैं जो मनुष्य के लिए लाभप्रद होती हैं। तो सबसे पहले तो अपने मस्तिष्क को एक ये इंफॉर्मेशन दे दें कि सूक्ष्मजीव केवल हानिकारक नहीं होते, वे हानिकारक के अलावा लाभदायक भी होते हैं। याद रहेगा सभी को। आप लेक्चर को इस तरीके से सुने कि आप लेक्चर को सुनने के दौरान साथ साथ याद भी कर सकें। तो सबसे पहली लाइन जो हमने याद करी, सूक्ष्मजीव सिर्फ हानिकारक नहीं होते, ये लाभदायक भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद करना बेटा, सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी होने का मीनिंग क्या है? सर्वव्यापी का मीनिंग है कि वे सभी आवास जहां हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं, जहां हम जीवन के बारे में सोच सकते हैं, उन आवासों में तो सूक्ष्मजीव मिलेंगे ही। लेकिन ऐसे भी आवास या ऐसी भी अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियां जहां हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, उन सभी स्थानों पर भी सूक्ष्मजीव मिलेंगे। सामान्य आवासों की बात करूं तो मृदा, जल, वायु, मनुष्य के शरीर के अंदर, दूसरे प्राणियों व पादपों में, मतलब जहां सामान्य आवास हैं, जहां दूसरा भी जीवन संभव है, वहां तो सूक्ष्मजीव मिलेंगे ही। लेकिन अब प्रतिकूल आवास समझना, जैसे गीजर के अंदर या तापी चिमनी जहां टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा होता है, वहां भी सूक्ष्मजीव मिलेगा। मृदा की गहराई में, बर्फ की चट्टानों के नीचे कई मीटर गहराई में, मरुस्थलों में, लावा में, ज्वालामुखी में, मतलब उन आवासों की भी यहां हमने कल्पना करी है जहां जीवन संभव नहीं है, उन आवासों में भी हमें सूक्ष्मजीव देखने को मिलेगा। बेटा सूक्ष्मजीव में यदि हम एग्जाम्पल लें तो प्रोटोजोआ, जीवाणु, जीवाणु यानी मोनेरा जगत आ जाएगा। कवक के वे सदस्य जो सूक्ष्मदर्शी हैं, इसी तरह से पादप व प्राणी के वे सदस्य जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ये सभी सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। 5 जगत वर्गीकरण जो था, जो आर.एच. विटेकर ने प्रतिपादित किया, उस वर्गीकरण में हमने वायरस, विरॉइड एंड प्रियॉन्स को कोई स्थान नहीं दिया, बट एनसीईआरटी ने यहां भी उस वर्गीकरण में भी एक लाइन लिखी थी। ये तीनों ही वायरस, विरॉइड एंड प्रियॉन्स प्रोटीनियस संक्रामक कारक हैं, ऐसे एजेंट्स हैं जो संक्रमण पैदा करते हैं। ठीक है, यहां पर यदि हम देखें तो जो हमारा जीवाणु है और अधिकांश ऐसे कवक जिन्हें हम पोषक माध्यम पर उगा सकते हैं, जीवाणुओं को व अधिकांश कवकों को
हम पोषक माध्यम न्यूट्रिटिव मीडिया पर ग्रो करा सकते हैं। इन्हीं की भांति जो हमारे दूसरे सूक्ष्म जीव हैं, उनकी भी वृद्धि पोषक मीडियम पे कर सकते हैं। बोले सर, पोषक मीडियम पे वृद्धि करने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, वो सूक्ष्म जीव की जो आकार है, उनकी जो कॉलोनी है, वो बड़ी हो जाएगी। पहले वो सूक्ष्म जीव सिंगल सिंगल थे, पोषक माध्यम पर जब वृद्धि करेंगे, वो कॉलोनी के रूप में आएंगे, एक बड़ा समूह रहेगा, तब उन्हें हम आसानी से देख पाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि हम सूक्ष्म जीवों की कॉलोनी क्यों बनाते हैं, उनको पोषक माध्यम पर उनकी वृद्धि क्यों कराते हैं? देन आंसर होगा, जिससे वो कॉलोनी का रूप ले लें और उनका अध्ययन हम आसानी से कर सकें, उनकी स्टडी हम आसानी से कर सकें। यहां से थोड़े से आगे यदि हम चलें तो यहां पर तो ये डायग्राम्स, उसके बाद यदि हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो ये तो वो कहानी लिखी है कि सूक्ष्मजीव सिर्फ हानिकारक नहीं है, उनकी बहुत सारी क्रियाएं लाभप्रद भी हैं। लाभप्रद क्रियाओं में सबसे पहले हम सूक्ष्मजीवों को देखेंगे घरेलू उत्पादों में। जो यहां हेडिंग है वो है बेटा घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव। घरेलू उत्पादों में जो सूक्ष्मजीव यहां हमें डिस्कस करने हैं, उसमें सबसे पहला है दही। तो एक हम यहां दही सीख लेंगे। दूसरा हम यहां देखेंगे दाल चावल का ढीला ढाला आटा, जिसका उपयोग डोसा, इडली या यहां तक कि ब्रेड या भटूरे बनाने में भी होता है। यहां हम डिस्कस करेंगे चीज और पनीर को व कुछ पारंपरिक पेय पदार्थ जैसे टॉडी को। तो आइए बिना देर किए एक एक जो घरेलू उत्पाद हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दही। बेटा दूध से दही बनाने के लिए एक सूक्ष्मजीव आता है जिसका नाम है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या इसको लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। वास्तव में ये जीवाणु दूध में लैक्टिक अम्ल को उत्पन्न करता है और ये लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन का आंशिक पाचन, याद करो मेरे साथ साथ, सिर्फ सुनो मत, ये जो LAB है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये दूध में वृद्धि के दौरान लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करेगा और ये लैक्टिक अम्ल जो है, ये दूध की प्रोटीन का आंशिक पाचन कर देगा, उसको स्कंदित कर देगा और फाइनली बनेगी दही। कभी यदि कोई हमसे ये पूछ ले पेपर में कि दूध और दही में से हमारे लिए क्या बेस्ट है, दोनों में से क्या खाना अच्छा है, तो आंसर रहेगा दही। दही के अनेक फायदे हैं। नंबर 1, दूध पीने पर उसका कंप्लीट डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, जबकि दही का आंशिक पाचन हमारे शरीर के बाहर जीवाणु ऑलरेडी कर चुके हैं। तब हमारे शरीर को दही का पूरा पाचन नहीं करना, मतलब दूध के पाचन के लिए हमारे शरीर को एनर्जी खर्च करनी है, दही में भी करनी है, बट दूध के रिस्पेक्ट में कम ऊर्जा खर्च करके भी हम दही का पाचन कर सकते हैं। दूसरा है कि जो दही है उसमें दूध की तुलना में विटामिन B12 की मात्रा, जो विटामिन B12 है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखना, दही में मौजूद लैक्टिक एसिड जीवाणु आमाशय या पेट से संबंधित ऐसे जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं जो आमाशय में रोग पैदा कराते हैं। तो 3 फायदे, पहला पाचन कम करना है, दूसरा विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा है, और तीसरा फायदा है ये आमाशय में ऐसे जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं जो पेट के रोगों को उत्पन्न कराते हैं। तो ये हो गया हमारा दही। दही से यदि हम थोड़ा सा आगे चलें तो दाल चावल का ढीला ढाला आटा, जिससे डोसा, इडली या भटूरा वगैरह बनाया जाता है, बेटा ये भी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही किण्वित होता है। एनसीईआरटी ने यहां सूक्ष्म जीव का नाम नहीं लिखा, बट मैं बता देता हूं, ल्यूकोनोस्टॉक, एक ये याद कर सकते हैं, एक है स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस। ये दोनों ही जीवाणु ऐसे हैं जो इस आटे का किण्वन कराते हैं। तीसरे नंबर पे है पारंपरिक पेय व आहारों की श्रृंखला। बेटा साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में पारंपरिक पेय तौड़ी, जिसे हम ताड़ वृक्ष के तने से किण्वनित कराकर बनाते हैं, इसका उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे ही आहारों की श्रृंखला में फर्मेंटेड फिश, फर्मेंटेड सोया एंड फर्मेंटेड बेम्बू सूट के उत्पाद मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर खाने के रूप में किया जाता है। इसी श्रृंखला में हम थोड़ा सा आगे चलें तो पनीर और चीज हमें मिलते हैं। बेटा ये पनीर व चीज
अपनी गठन संरचना, अपनी सुगंध, अपने स्वाद, इन तीनों के लिए फेमस होते हैं। गठन संरचना मतलब टेक्सचर, सुगंध और स्वाद मींस फ्लेवर एंड टेस्ट के लिए फेमस हैं। जैसे एक चीज है जिसका नाम है स्विस चीज। ये जो स्विस चीज है इसका उत्पादन प्रोपिएनोबैक्टीरियम सरमैनाई जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पेपर में यही क्वेश्चन पहले के वर्षों में पूछा है कि स्विस चीज का उत्पादन किससे होगा? आंसर है प्रोपिएनोबैक्टीरियम सरमैनाई। स्विस चीज की खासियत क्या है? इसकी खासियत है इसमें मौजूद बड़े बड़े छिद्र जो CO2 गैस के कारण बनते हैं। अगला पॉइंट है रॉकफॉर्ट चीज, जो पेनिसिलियम रॉकफॉर्टी से उत्पन्न होती है, और पेनिसिलियम रॉकफॉर्टी एक कवक है, और ये जो चीज है ये अपने फ्लेवर के लिए बड़ी फेमस है। तो स्विस चीज बड़े छिद्रों के लिए, मतलब बोल सकते हैं टेक्सचर के लिए, गठन संरचना के लिए। रॉकफॉर्टी चीज फ्लेवर के लिए, अपनी सुगंध के लिए फेमस होती है। बेटा यहां पर हम देखें औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें यदि हम सूक्ष्मजीवों की बात करें तो दो चीजें समझनी है। एक मादक पेय या जिन्हें बेवरेजेस कहते हैं, और दूसरी होती है एंटीबायोटिक या जिसे प्रतिजैविक कहा जाता है। बेटा जब भी हम किसी मटेरियल का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर करते हैं तब वो उत्पादन बड़ी मात्रा में होना चाहिए। बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए हम यूज करते हैं फर्मेंटर्स का या किण्वनक का। जो फर्मेंटर्स हैं ये लार्ज वेसल्स होती हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं जहां पर हम बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल स्केल पर इन मटेरियल्स का क्या कर सकते हैं? उत्पादन। आइए सबसे पहले हम बेवरेजेस को स्टार्ट करें। बेवरेजेस में जो हमारी एल्कोहल है उसका उत्पादन एक ईस्ट के द्वारा होता है जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट। बेटा ये वही ईस्ट है जो ब्रेड बनाने में हेल्प करती है। जब ये ईस्ट ब्रेड बनाती है तब इसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं, और जब यही ईस्ट एल्कोहल का उत्पादन करती है तब उसको ब्रूवर्स ईस्ट कहा जाता है। तो यहां पर ये दोनों चीजें हमने मेंशन करके रखी हैं। यहां पर बनने वाली जो एल्कोहल है वो एल्कोहल के गुण किन चीजों पर निर्भर करेंगे? वो गुण निर्भर करेंगे रॉ मटेरियल पे व प्रोसेसिंग मेथड पे। रॉ मटेरियल का मतलब है उस कच्चे पदार्थ पर निर्भर करेंगे जिस कच्चे पदार्थ का उपयोग करके हम यहां एल्कोहल का उत्पादन कर रहे होंगे। साथ ही साथ ये निर्भर करेंगे प्रोसेसिंग की मेथड पे, मतलब ये निर्भर करेंगे एल्कोहल बनाने की विधि पे। तो हमारे लिए कच्चे पदार्थ के रूप में एक तो है सीरियल्स यानी अनाज, और दूसरा है फ्रूट जूस, इनसे एल्कोहल बनेगी। इसके अलावा बात करें प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग में दो चीजें हैं। एक तो है विथ डिस्टिलेशन आसवन के साथ, एक है विदाउट डिस्टिलेशन मतलब बिना आसवन के। बेटा यदि आसवन के द्वारा एल्कोहल का उत्पादन हो रहा है देन उस ड्रिंक में परसेंटेज ऑफ एल्कोहल ज्यादा होगा। तो विथ डिस्टिलेशन जो बनती हैं वो है विस्की, ब्रांडी एंड रम, जबकि विदाउट डिस्टिलेशन जो बनेंगी उनमें एल्कोहल की परसेंटेज मात्रा जो है वो कम रहेगी, और एल्कोहल की परसेंटेज मात्रा कम होती है वाइन एंड बियर में। देखें भाई, हमें इस लास्ट मोमेंट पे अपने रिवीजन को फास्ट रखना होगा, क्योंकि जिससे कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को सीख सकें और अपने नीट 2025 की प्रिपरेशन को एक नए मुकाम पर ले जाकर वो मार्क्स अचीव कर लें जो हमें सिलेक्शन के लिए, जो हमें एक अच्छी रैंक के लिए चाहिए। बॉटनी में, जूलॉजी में हमारा टारगेट होना चाहिए 180 आउट ऑफ 180, 100 परसेंटाइल हमें लेकर आने हैं। आप बने रहें इन सीरीज के साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम बाहर क्यों नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं उसमें कुछ नया कर रहा हूं, उसमें सिर्फ ये है कि मैं एनसीईआरटी का हर वर्ड आपको यहां समझा रहा हूं और पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही आना है। तो ये हमने यहां डिस्कस किया एल्कोहल को। अब हम पढ़ लेते हैं एंटीबायोटिक को। बेटा जो एंटीबायोटिक है ये 20वीं सदी 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज है। बेटा एंटीबायोटिक शब्द की परिभाषा समझना, जीवन के खिलाफ, जीवन के प्रति। जीवन के खिलाफ यानी अगेंस्ट द लाइफ, जीवन के प्रति प्रो लाइफ। बोले सर कैसे संभव है कि एक ही पदार्थ जीवन के खिलाफ भी हो
और वही पदार्थ जीवन के प्रति भी हो। तो वास्तव में ये जो एंटीबायोटिक है ये ऐसे रसायन है जो रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को मारते हैं, मतलब उनके जीवन के खिलाफ है, और मनुष्य के जीवन को सुरक्षा देते हैं, मतलब हमारे जीवन के प्रति हैं, अगेंस्ट द लाइफ, पैथोजन के लिए, और प्रो लाइफ, जीवन के प्रति, जिसके जीवन को बचा रहे हैं, जैसे कि मनुष्य। जब टाइफाइड होता है, जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, तब हम जो एंटीबायोटिक लेते हैं वो एंटीबायोटिक जीवाणु को मारती है और मनुष्य को सुरक्षित कर देती है। तो किसके जीवन के खिलाफ? रोगजनक जीवाणु के जीवन के खिलाफ। किसके जीवन के प्रति? मनुष्य के जीवन के प्रति, उसके जीवन को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो वास्तव में एंटीबायोटिक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होता है, और ये दूसरे प्रकार के, या जिन्हें हम रोगजनक सूक्ष्मजीव कहते हैं, या तो उनकी वृद्धि को कम कर देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। यदि हम बात करें एंटीबायोटिक की खोज की, तो बेटा सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज वास्तव में एक चांस फैक्टर या चांस डिस्कवरी है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। असल में हुआ ये, हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु पर वर्क कर रहे थे, और स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु पर काम करने के दौरान इन्होंने पाया कि एक बिना धुली प्लेट जिस पर एक मोल्ड उत्पन्न हो गई है, जिस पर एक कवक वृद्धि कर रही है, उस कवक की वृद्धि के कारण स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु उस प्लेट पर वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। अरे सुन रहे हैं आप सभी? ध्यान से पूरा फोकस करें, यहां वहां बिल्कुल ना देखें, अपने मोबाइल को देखते रहें, साथ में एनसीईआरटी और जो नोट्स हैं वो रखें, और इन चीजों को ध्यान से देखें। कहीं यदि कोई चीज समझ ना आ रही हो तो उसे एक बार फिर से रिपीट करके देख लें। तो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जो एक चांस डिस्कवरी है। किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु पर जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने पाया एक बिना धुली प्लेट जिस पर मोल्ड उत्पन्न हो गई है, उस पर स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु वृद्धि नहीं कर पा रहा। तब इन्होंने पाया कि वो जो मोल्ड है उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और इससे एक केमिकल प्रोड्यूस कर रही है वो, जिसका नाम इन्होंने दिया पेनिसिलिन। तब ये समझ गए इस पेनिसिलिन में गुण है जीवाणु को मारने का। बाद में अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने पेनिसिलिन को एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक के रूप में स्थापित किया, और फाइनली इस एंटीबायोटिक का सबसे ज्यादा यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घायल अमेरिकी सैनिकों के इलाज में किया गया। बाद में 1945 में अर्नेस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरे एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज दिया गया उनकी इस महान खोज के लिए। खोज किसने करी? फ्लेमिंग ने। शक्तिशाली एंटीबायोटिक के रूप में किसने बता दिया? अर्नेस्ट चेन और फ्लोरे ने। तब तीनों को एक साथ मिलाकर नोबेल प्राइज दिया गया। बेटा बहुत पहले के समय में जब एंटीबायोटिक नहीं थी, तब काली खांसी, डिप्थीरिया, गलघोटू या जिसे बोलते हैं लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, ये ऐसे रोग थे जिनसे मृत्यु हो जाती थी। बाद में एंटीबायोटिक ने हमारी इन रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया। बेटा आज वर्तमान में हम एंटीबायोटिक से रहित संसार की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि रोज ही बहुत सारे जीवाणु हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें बीमार बनाते हैं। तो अनेकों से तो हमारी बॉडी लड़ लेती है, पर जब हमारी बॉडी नहीं लड़ पाती तब एंटीबायोटिक का यूज करके हम उनसे या उनके प्रति सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। तो अतः वर्तमान समय में हम एंटीबायोटिक रहित संसार की कल्पना नहीं कर सकते। हमें यहां कुछ रसायन देखने हैं। उन रसायनों में ऑर्गेनिक एसिड है, एंजाइम है, ठीक है। ये जो रसायन है इनमें हमारे पास क्या क्या है? ऑर्गेनिक एसिड रहेगा, एंजाइम्स रहेंगे, और सम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल रहेंगे। बेटा हमें एसिड का नाम याद करना है, उसका सोर्स याद करना है, वो सोर्स बैक्टीरिया है या फंजाई है, ये याद करना है। तो एसिड के नाम याद करने के लिए आप याद कर लेना ABCL। ABCL का मतलब यहां हो गया आदित्य बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड या अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। A फॉर एसिटिक एसिड, B फॉर ब्यूटायरिक, C फॉर सिट्रिक, L फॉर लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड उत्पन्न होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई से, जो एक जीवाणु है, ये जरूर याद रखें, मैच द कॉलम में आ जाएंगे। ब्यूटायरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी जीवाणु है। बट सिट्रिक एसिड को याद रखना,
एस्परजिलस नाइगर फंगस है ये एक। लैक्टिक एसिड ऑलरेडी पहले से आपको पता है, ये है लैक्टोबैसिलस, जीवाणु से उत्पन्न होता है। यदि यहां बात करें हम एंजाइम्स की, तो एंजाइम में हमारे सामने यहां पर आ जाएगा लाइपेज, पेक्टिनेजेज एंड प्रोटीएजेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये एंजाइम्स हैं। बेटा जो लाइपेजेज होते हैं इनका उपयोग डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में होता है, व ये कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में हेल्प करते हैं। मतलब जो कुछ महंगे डिटर्जेंट आते हैं, उन महंगे डिटर्जेंट में लाइपेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो तेल के धब्बे हटाने में क्या कर देंगे, हेल्प कर देंगे। बेटा प्रोटीएजेस व पेक्टिनेजेस वे एंजाइम हैं जिनका उपयोग बॉटल्ड जूस बनाने के दौरान किया जाता है। आप देखेंगे हम हमारे घरों पर जो आम का रस बनाते हैं उसमें कुछ फाइबर्स रहते हैं, जबकि हम जो माजा या फ्रूटी पीते हैं उसमें ऐसे कोई फाइबर हमें देखने को नहीं मिलते। वो बिल्कुल एक जैसे होमोजीनस होते हैं, एक सार होते हैं, क्लियर होते हैं। वो जो बॉटल्ड जूस हैं उनके क्लियर होने के लिए उनमें मिलाया जाता है प्रोटीएजेज व पेक्टिनेजेज। बात करें स्ट्रेप्टोकाइनेज की, बेटा ये एक ऐसा एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमें प्राप्त होता है। ये एंजाइम को हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफाई किया और वर्तमान में इसका उपयोग क्लॉट बस्टर के रूप में, मतलब थक्का फोड़क या थक्का तोड़ने वाले के रूप में, क्लॉट बस्टर के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं उन पेशेंट्स में जो मायोकार्डियल इंफारेक्शन से गुजरते हुए हार्ट अटैक की ओर जाते हैं। तब उनको स्ट्रेप्टोकाइनेज दिए जाते हैं जो उनके ब्लड में, उनकी ब्लड वेसल्स में बनने वाले थक्कों को तोड़ते हैं। एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए, इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की फंगस के द्वारा होता है। बेटा ये जो केमिकल है ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ये हमारी प्रतिरक्षा संदमक एक रसायन है। ऐसे पेशेंट जिनमें हमने ट्रांसप्लांट लगाया है, किसी ग्राफ्ट को हमने लगाया है, ग्राफ्ट यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो वो ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, इसके लिए उस व्यक्ति को जीवन भर साइक्लोस्पोरिन ए की टैबलेट्स खानी होंगी, जो कि उसकी प्रतिरक्षा को थोड़ा सा कम करके रखेंगे। एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टैटिन्स, ये मिलता है मेनास्कस परप्यूरियस नाम की फंगस से, और ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट के रूप में काम करता है। मतलब ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोक देता है। कैसे? बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम। मतलब रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने वाले एंजाइम है, ये उन एंजाइम्स का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देगा, प्रतिरक्षात्मक प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से संदमक कर देगा। और जब संदमन कर देगा तब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण वहां पर नहीं हो पाएगा। तो हमने यहां पर अम्ल देख लिए, हमने यहां एंजाइम्स देख लिए, स्टैटिन में हमने देख लिया ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल के कम करेगा बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषी एंजाइम का प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कराकर, आइए थोड़ा सा और आगे चलें और अब हम सीखते हैं वाहितमल उपचार में सूक्ष्मजीव। बेटा इसको मैंने यहां अलग से पढ़ा दिया है आप लोगों के लिए कि वाहितमल उपचार में जो सूक्ष्मजीव है, वो जो पैराग्राफ है थ्योरी वाला, उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर डायग्राम वगैरह बनाकर यहां समझाया है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर यहां पर हो सके। तो वाहितमल उपचार में सूक्ष्मजीव, तो सबसे पहले तो यह पता हो कि वाहितमल या सीवेज होता क्या है। बेटा प्रतिदिन नगर एवं शहरों में व्यर्थ जल की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है, और यही जो व्यर्थ जल है जो नगरों व शहरों में उत्पन्न हो रहा है, इसके मुख्य घटक मनुष्य के मलमूत्र वाले पदार्थ होते हैं, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया है वाहितमल। तो वाहितमल में मेनली दो चीजें हैं, कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा है व रोगजनक सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि भाई इस वाहितमल को हम सीधे जलाशयों में छोड़ नहीं सकते, प्राकृतिक जल स्रोतों में हम इस वाहितमल को छोड़ नहीं सकते। हम इस वाहितमल को प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ने से पहले लेकर जाते हैं एसटीपीज में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में या वाहितमल उपचार संयंत्र में।
इन उपचार संयंत्रों में जो परपोषी सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा हम इस वाहित मल का उपचार करेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि जिन परपोषी जीवों का हम यहां इस्तेमाल करेंगे वो ऑलरेडी पाए भी किसमें जाते हैं, वो पाए भी वाहित मल में ही जाते हैं। उपचार यहां हम करेंगे दो चरणों में। एक होगा साथियों हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होगा सेकेंडरी, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। जो प्राथमिक उपचार होगा वाहित मल का वो पूरी तरह से फिजिकल ट्रीटमेंट है, वो केवल और केवल भौतिक उपचार है। जबकि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये बायोलॉजिकल या जैविक उपचार है। सबसे पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट को देखें, प्राथमिक उपचार को देखें। तो यहां पर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। एक क्वेश्चन बन जाएगा वाहित मल में क्या है, तो कार्बनिक पदार्थ है और रोग जनकी सूक्ष्म जीव हैं। उपचार के लिए किसका इस्तेमाल होगा, परपोषी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होगा। कहीं बाहर से डालना है नहीं, कहां पाए जाते हैं, ऑलरेडी वाहित मल में ही पाए जाते हैं। उपचार के कितने चरण हैं, दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी केवल क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट, भौतिक उपचार। सेकेंडरी जो है वो है बायोलॉजिकल या जैविक उपचार। बेटा इस प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान सबसे पहला काम है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करना, क्रमिक छनन या फिल्ट्रेशन कर देना। क्रमिक छनन के लिए आप देखें मैंने इस चेंबर में सबसे ऊपर एक बड़े छेद वाली जाली लगाई और छोटे छेद वाली जाली लगाई। इससे क्या होगा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो रहा है। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के चरण के द्वारा जो कूड़ा करकट है वो छनकर क्या हो जाएगा, अलग, और पूरा मटेरियल जो है वो इस चेंबर में भरेगा। इस चेंबर को हमने नाम दे रखा है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। अब लंबे समय तक हम इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक में इस मटेरियल को भरा रहने देंगे और ये जो मटेरियल इसमें भरा रहेगा वो मटेरियल का होगा अवसादन, सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन होने से जितनी भी भारी चीजें हैं, कंकड़, पत्थर, ग्रेट सॉइल, पेबल्स जो यहां लिखे हुए हैं वो सब के सब यहां नीचे बैठ जाएंगे और जो प्लावी पदार्थ है वो ऊपर तैरेगा। उसे हमने नाम दिया है सुपरनेटेंट। ठीक है, अब ये जो सुपरनेटेंट है ये काम करेगा एज अ इफ्लुएंट के रूप में। इफ्लुएंट को हिंदी में बोलते हैं साथियों बहिस्राव। मतलब जो हमारा प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, जो हमारा प्राथमिक उपचार है जिसमें हमने छनन कर दिया सबसे पहले, फिर भारी कणों को नीचे बैठ जाने दिया, मतलब सेडिमेंटेशन कर दिया, उसके बाद ऊपर तैरने वाले मटेरियल को हमने यहां से कहां निकाला, बाहर, वो कहलाया इफ्लुएंट। और अब ये इफ्लुएंट जो है ये जाने वाला है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो आप यहां देखें ये प्राइमरी इफ्लुएंट इस चैम्बर में आ गया है, इसका नाम है एरेशन टैंक या वायवीय कक्ष। बेटा ये जो वायवीय कक्ष है इनमें हम पूरे के पूरे प्राइमरी जो इफ्लुएंट है, प्राथमिक जो आपंक आया है, प्राथमिक जो बहिस्राव आया है, उसको तेजी से हिलाते हैं। इसे कहा जाता है एजिटेट करना। आप लोगों को याद हो यदि जब हमने उत्पादन किया था बड़े पैमाने पर बायोटेक्नोलॉजी में, तो वहां हमने पढ़ा था एजिटेटर सिस्टम मिक्सिंग करने के लिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही इन वायवीय कक्षों में एक एजिटेटर सिस्टम लगा होगा जो इस पूरे मिश्रण को तेजी से हिलाएगा। साथ ही साथ हम इसमें वायु को पंप करेंगे। जैसे ही वायु जाएगी, वायु पंप होगी और इस मिश्रण को हिलाया जाएगा, तो अब यहां पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी। तो लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, VIMP शब्द है, वो वृद्धि होती है फ्लॉक्स के रूप में, पूर्णक के रूप में। बेटा फ्लॉक्स का ही मतलब एज इट इज NTA वाला आपसे 25 में पूछ लेगा। फ्लॉक्स का मतलब होता है कवकीय तंतुओं से जुड़ा जीवाणु झुंड। बट ये जीवाणु झुंड कौन सा है, वायवीय या अवायवीय? तो आपका आंसर आना चाहिए वायवीय जीवाणु झुंड, क्योंकि यहां हम लगातार वायु को फ्लो कर रहे हैं, वायु पंप प्लस मिक्सचर को एजिटेट कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो वायवीय जीवाणु की वृद्धि हो गई है फ्लॉक्स के रूप में। अब ये वायवीय जीवाणु इस इफ्लुएंट में मौजूद कार्बनिक पदार्थ का पाचन करेंगे। पाचन करने के लिए इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो वायवीय जीवाणुओं को कार्बनिक पदार्थों के पाचन के लिए जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या उसको कहते हैं BOD। तो शुरुआत में जब इफ्लुएंट इस चेंबर में आएगा उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, दैट इज उसका BOD भी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे वायवीय जीवाणु उसका पाचन करते जाएंगे
लगातार उसकी जो बीओडी है वो बीओडी घटने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा जब बीओडी का मान पर्याप्त मात्रा में कम हो जाएगा, और बीओडी पर्याप्त कम होने पर अब हम यहां से इस पूरे मटेरियल को लेकर जाएंगे, सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में ये जो जीवाणु के फ्लास्क हैं वो इस पूरे मटेरियल का सेडिमेंटेशन करा देंगे, वो मटेरियल नीचे बैठ जाएगा, और अब उसको हम बोलना स्टार्ट करेंगे एक्टिवेटेड स्लज या सक्रियत आपंक। वायवीय कक्ष, वहां पर बीओडी कम होने पर हम उसे ले आए हैं सेटलिंग टैंक में, जहां जो सेडिमेंट बना जिसको हमने बोला है एक्टिवेटेड स्लज या सक्रियत आपंक। अब यहां दो काम होंगे, सक्रियत आपंक की थोड़ी सी मात्रा इनोक्युलम के रूप में, इस सक्रिय आपंक की थोड़ी सी मात्रा, ये माइनर पार्ट मैंने लिखा है, तो सक्रियत आपंक की थोड़ी सी मात्रा, उसका माइनर पार्ट, उसका थोड़ा सा हिस्सा इनोक्युलम या स्टार्टर के रूप में वायवीय कक्षों में डाल दिया जाता है। बोले इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा, जैसे दूध से दही बनाते समय हम दूध में दही की ही थोड़ी सी मात्रा डाल देते हैं जिससे दही बनने की प्रोसेस फास्ट हो जाती है, ऐसे ही यहां पर जो जीवाणु मौजूद हैं एक्टिवेटेड स्लज के फॉर्म में, उनको जब यहां डाल देंगे तो यहां पर तेजी से उन जीवाणुओं की वृद्धि होना चालू होगी, और बचे हुए मेजर पार्ट को हम लेकर जाते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। बेटा यहां से हम सीधे उसे जलाशय में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहां पर वायवीय जीवाणु मौजूद हैं। जलाशय में यदि वायवीय जीवाणुओं को छोड़ दिया तो वहां पर वायवीय जीवाणु तेजी से वृद्धि करेंगे और पूरी की पूरी प्रोसेस फ्यूटाइल हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए अब कार्बनिक पदार्थों का तो पाचन हो चुका है, अब हमें इन वायवीय जीवाणुओं को भी नष्ट करना है, इसलिए उन्हें हम लेकर गए हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, या जिसे हिंदी में कहा जाता है अवायवीय आपंक संपाचित्र। ये जो अवायवीय आपंक संपाचित्र है, इसमें तेजी से वृद्धि करते हैं अवायवीय जीवाणु, वो वायवीय जीवाणुओं का करेंगे पाचन, और उनके पाचन पर बड़ी मात्रा में गैस उत्पन्न होती हैं, जैसे कि मीथेन, CO2 और H2S। इन गैसों के मिश्रण को बायोगैस कहा जाता है। इसके बाद अब हम पूरे मटेरियल को छोड़ देंगे कहां पर? जलाशय में, प्राकृतिक जल स्रोतों में। बोले सर इसमें तो अवायवीय जीवाणु है, आप जलाशय में छोड़ रहे हो, समस्या नहीं होगी, क्योंकि जलाशय में स्थिति है वायवीय, वहां पर वो जीवाणु स्वयं से वृद्धि करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए अब हम उन्हें छोड़ सकते हैं जलाशय के अंदर। यह है बेटा हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। यहां पर मैंने इस पैराग्राफ को जिसको हाईलाइट कर रखा है, ध्यान से समझना। इसमें यह लिखा है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा वाहित मल उपचार की ये जो पद्धति है, वर्तमान समय में साइंस के इतने डेवलप होने के बावजूद भी कोई दूसरी मानव के द्वारा निर्मित कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सक्षम, इतनी ज्यादा इफिशियंट नहीं है जितना वाहित मल का उपचार इन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवियों के द्वारा होता है। बेटा भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय ने, जो भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, वन मंत्रालय है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने गंगा एक्शन प्लान व यमुना एक्शन प्लान के तहत नदियों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की है। लेकिन हम जानते हैं वर्तमान समय में एसटीपीज की संख्या अभी भी बहुत कम है, हमें और ज्यादा एसटीपीज की जरूरत है, जिससे हर एक नदी स्वच्छ हो, सुंदर हो और उसका पानी पीने योग्य भी हो। इसलिए बहुत सारे एसटीपीज की हमें क्या करनी होगी? स्थापना। यहां पर हम आ चुके हैं बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों पर। तो वास्तव में जो बायोगैस है वो क्या है? तो बायोगैस गैसों का एक मिश्रण होती है, ठीक है ना। ये जो गैसें हैं, ये इन गैसों का जब उत्पादन होगा तो ये उत्पादन इस बात पे निर्भर करेगा कि किस कच्चे पदार्थ का किण्वन कराकर या किस कच्चे पदार्थ का पाचन कराकर हमने इन गैसों का उत्पादन किया है। तो पहला शब्द क्या है? बायोगैस, गैसों का मिश्रण है। ये गैसों का मिश्रण, इसमें कौन कौन सी गैसें रहेंगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये गैसें किस कच्चे पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई हैं, जैसे गीले आटे का किण्वन या पनीर, ये या पेय पदार्थों के उत्पादन के दौरान जो किण्वन होता है उस किण्वन में CO2 गैस बड़े पैमाने पर उत्पन्न होती है। बात करें पादप के कच्चे पदार्थ या जिसमें
बड़ी मात्रा में सेलुलोज होता है, जब उन सेलुलोजिक पदार्थों का पाचन होता है तब अवायवीय कंडीशन में CO2, हाइड्रोजन व मीथेन, तो याद रखें गीले आटे में, पनीर और पेय पदार्थ, इनमें CO2 गैस, सेलुलोजिक पदार्थों का किण्वन होने पर बनने वाली बायोगैस में CO2, हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस बड़ी मात्रा में होती है। मीथेन गैस को उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं उन्हें मिथेनोजन्स कहते हैं, और सबसे सामान्य जो मिथेनोजन है उसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। बेटा ये मिथेनोबैक्टीरियम जीवाणु ये कीचड़ में और पशुओं के आमाशय जिसका नाम रूमेन है उसमें पाए जाते हैं और मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। बेटा बायोगैस प्लांट की यदि बात करें तो ये बना है, इस बायोगैस प्लांट में 10 से 15 फीट गहरा एक गड्ढा होता है जिसके ऊपर एक सचल ढक्कन जो ऊपर नीचे इस तरह से क्या कर सकता है मूवमेंट, तो 10 से 15 फीट गहरा एक गड्ढा होता है, कंक्रीट का बनाते हैं जिसमें एक सचल ढक्कन लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बायोगैस प्लांट में गोबर की करदम जिसे स्लरी बोल सकते हैं उसको भरेंगे, साथ ही साथ हमारे घरों का जो बायोलॉजिकल अपशिष्ट या खेतों का जो बायोलॉजिकल अपशिष्ट है जिसमें सेलुलोजिक पदार्थ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं उनको भर देंगे। गोबर क्यों भरा, क्योंकि गोबर में हमारा मिथेनोजन मिथेनोबैक्टीरियम पैदा है। हमने हमारे घरों का बायोलॉजिकल वेस्ट या खेतों का बायोलॉजिकल वेस्ट क्यों भरा, उसमें सेलुलोजिक पदार्थ मौजूद हैं। तो जब यहां पर इनके ऊपर मिथेनोजन बैक्टीरिया काम करेगा तो बड़ी मात्रा में मीथेन गैस पैदा होगी। बेटा इस पूरे के पूरे सिस्टम में एक पाइप लगा होता है जिस पाइप के द्वारा गैस उन घरों में उन स्थानों पर भेजी जाती है जहां पर इन गैस का उपयोग करना है। इस गैस का उपयोग बल्ब जलाने में, मतलब हमारे फार्म की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। बेटा यहां पर ये जो बायोगैस प्लांट बनाने की जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, साथियों इस तरफ ये ICAR लिखा है, IARI है वो, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान के द्वारा हमारा जो बायोगैस प्लांट है उसको गांव में बनाया जाता है। शहरों में क्यों नहीं, क्योंकि शहरों में बायोलॉजिकल वेस्ट गोबर ये चीजें उतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यदि हम यहां बात करें अगली हेडिंग की, तो हमारी जो अगली हेडिंग रहेगी साथियों वो है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, मतलब माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। बोले सर इसकी जरूरत क्या है, तो असल में मनुष्य जो है वो पादप रोगों व पादप के जो पीड़क हैं उनके नियंत्रण के लिए रासायनों का उपयोग कर रहा था, रासायनिक पीड़कनाशी का। यदि कोई रोग जीवाणु से हुआ है तो जीवाणुनाशी, कवक से हुआ है तो कवकनाशी। तो इस तरह के जब रसायनों का उपयोग कर रहा था तो बहुत सारी जो समस्याएं थी, एक तो समस्या ये रसायन बड़े महंगे थे, दूसरा है कि यदि ये रसायन हमें सस्ते में भी मिल जाएं